कल्पना करना काफ़ी दिलचस्प है कि किसी सुबह कोई सो के उठे और उसे अचानक पता चले कि उसके हाथ में एक ऐसा लॉटरी का टिकट है जिसकी कीमत मतलब लाखों डॉलर हो सकती है। ये तो किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन इस टिकट के साथ एक बहुत ही भयानक शर्त जुड़ी हुई है। शर्त ये है कि अगर ये टिकट गलती से कहीं गिर गया या किसी ने इसे धोखे से चुरा लिया तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी बैंक या यहाँ तक कि लॉटरी बनाने वाली कंपनी भी उसे वापस नहीं दिला सकती। ओहो, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म, कोई दूसरा मौका नहीं? कोई दूसरा मौका नहीं। और हमारी आज के इस गहन चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो बिल्कुल यही विरोधाभास है। आज हम जिस विषय का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं वो है पाई वॉलेट की सुरक्षा। हाँ, ये बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में, है ना। हम समझेंगे कि पाई नेटवर्क के करोड़ों पायनियर्स के सामने जो एक अभूतपूर्व अवसर है और उसी अवसर की आड़ में जो एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है, उसका तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तंत्र आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें पहले उस पैमाने को समझना होगा जिस पे ये पूरी चीज काम कर रही है। मतलब हम यहाँ सिर्फ किसी एक और साधारण मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहे हैं। पाई नेटवर्क एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ लोग अपने मोबाइल फोन पर क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं। इन यूजर्स को पाइनियर्स कहा जाता है। और इस पूरे नेटवर्क में ना एक आंकड़ा बहुत तेजी से गूंज रहा है जिसे ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू या GCV कहा जाता है। हाँ, और वो आंकड़ा है $3,14,159, मतलब $3,14,000 प्रति पाए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हालांकि ये आंकड़ा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस वैल्यू पर विश्वास करता है। और देखिए, अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जहां एक इतनी बड़ी कीमत का सपना दिखने लगता है, जहां करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिक जाती हैं, वहां अवसर के साथ साथ शिकारियों का आना भी तय है। हाँ, यही वो मोड़ है जहां बात बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती है। मतलब एक तरफ पायनियर्स हैं जो इस GCV के सपने को जी रहे हैं और दूसरी तरफ वो साइबर हैकर्स हैं जो चुपचाप बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई एक छोटी सी गलती करे और उसका पूरा वॉलेट खाली हो जाए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसे तकनीकी रूप से डिकोड करते हैं। आखिर इस पाई वॉलेट के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा संवेदनशील बनाता है? पूरी कहानी की जड़ इस वॉलेट के बुनियादी विज्ञान में ही छिपी है। तकनीकी भाषा में कहें तो इसे नॉन कस्टोडियल वॉलेट कहा जाता है। नॉन कस्टोडियल, अब ये शब्द सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। अगर कोई तकनीकी बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए इसका आसान सा मतलब क्या होगा? देखिए, इसे समझने के लिए हमें पुराने बैंकिंग सिस्टम को देखना होगा। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में पैसा रखता है तो वो बैंक उस पैसे का कस्टोडियन यानी संरक्षक होता है। मतलब कंट्रोल बैंक के पास है। एग्जैक्टली। लेकिन ब्लॉकचेन और Web3 की दुनिया में नॉन कस्टोडियल का सीधा अर्थ है कि कोई संरक्षक नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। इस डिजिटल वॉलेट की जो मास्टर चाबी है ना, जिसे 24 शब्दों का पास फ्रेज कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में केवल और केवल उस व्यक्ति के पास होती है जिसने वो वॉलेट बनाया है। रुकिए, तो इसका मतलब है कि पाई कोड टीम, मतलब जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की कोडिंग की है, उनके पास भी इन 24 शब्दों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता? तकनीकी रूप से ये संभव ही नहीं है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा होता है कि ये पास फ्रेज किसी सेंट्रल सर्वर पर सेव नहीं होता। ये गणितीय रूप से सिर्फ यूजर के डिवाइस पर जनरेट होता है। तो कोर टीम के पास ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं है जहां से वे आपका कोड निकाल सके। अरे बाप रे, ये तो मतलब एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। क्योंकि मैं सोच रही थी हम लोग पिछले 25 सालों से इंटरनेट के एक बहुत ही लाड़ प्यार वाले माहौल के आदी हो चुके हैं ना। बिल्कुल, फॉरगॉट पासवर्ड वाला माहौल। हाँ, हमें बस फॉरगॉट पासवर्ड बटन पर क्लिक करने की आदत है। ईमेल का पासवर्ड भूलें तो रिकवरी लिंक आ जाएगा, बैंक का पिन भूलें तो OTP आ जाएगा। हमारी डिजिटल दुनिया इसी भरोसे पर टिकी है कि पीछे कोई सपोर्ट टीम बैठी है जो हमारी गलतियां सुधार देगी। और यही वो मनोवैज्ञानिक चुनौती है जो नॉन कस्टोडियल सिस्टम में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। लोगों का दिमाग अभी भी उसी फॉरगॉट पासवर्ड वाले जोन में है। लेकिन यहाँ कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कोई रिकवरी फॉर्म नहीं है। अगर वो 24 शब्द खो गए तो संपत्ति हमेशा के लिए ब्लॉकचेन के एक ब्लैक होल में चली जाती है। पूर्ण स्वामित्व का मतलब है पूर्ण जिम्मेदारी।
तो एक तरह से कोई भी इंसान किसी बैंक का ग्राहक नहीं है, बल्कि वो खुद ही अपने बैंक का मैनेजर है, खुद ही सिक्योरिटी गार्ड है और खुद ही अपने तिजोरी का मालिक है। एकदम सटीक तुलना है, और हैकर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है कि ब्लॉकचेन के एन्क्रिप्शन को तोड़ना लगभग असंभव है, इसलिए वे तकनीक को हैक करने के बजाय सीधे इंसान के दिमाग को हैक कर रहे हैं। ये तो सोशल इंजीनियरिंग का क्लासिक उदाहरण है। जब आप सिस्टम को क्रैक नहीं कर सकते तो उस इंसान को क्रैक करें जो सिस्टम चला रहा है। तो ये स्कैमर्स असल में किस तरह का जाल बिछा रहे हैं? क्योंकि हमने जिस GCV की बात की थी, ठग उसी का फायदा उठा रहे होंगे। बिल्कुल, स्कैमर्स उसी $3,14,000 के प्रभाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हैकिंग की दुनिया में हनी ट्रैप कहा जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो सामने आ रहा है वो है नकली ई-कॉमर्स पोर्टल्स। नकली ई-कॉमर्स पोर्टल मतलब वो वेबसाइट सामान बेचने का नाटक कर रही हैं। हाँ, वो ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं जो देखने में एकदम असली शॉपिंग साइट्स जैसी लगती हैं। वहाँ आईफोन, महंगे लैपटॉप्स और यहाँ तक कि लग्जरी कारें भी लिस्टेड होती हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा लालच ये होता है कि ये सभी चीजें GCB रेट पर मिल रही होती हैं। मतलब कोई कह रहा है कि एक नया आईफोन सिर्फ 0.003 पाई में मिल जाएगा। मैं कार या इतने सस्ते आईफोन के दावों पर यकीन कर लेते हैं। जब कोई ऐसी डील देखता है तो मुझे लगता है दिमाग में डोपामाइन इतनी तेजी से बढ़ता है कि तार्किक सोच एकदम बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। इंसान जल्दी से उस आईफोन को कार्ट में डालना चाहता है, और ठीक चेकआउट के समय असली खेल शुरू होता है। वेबसाइट एक पॉपअप दिखाती है कि अब पेमेंट पूरा करने के लिए अपना वॉलेट कनेक्ट करें, और फिर जैसे ही कोई उस पर क्लिक करता है, एक ऐसा पेज खुलता है जो हूबहू असली पाई वॉलेट जैसा दिखता है, और वहां उनसे वो 24 शब्दों का पास फ्रेज डालने को कहा जाता है। ओहो, और जैसे ही उन्होंने वे शब्द टाइप किए, डील तो कभी थी ही नहीं, असल में उनका पूरा वॉलेट ही साफ हो गया। बिल्कुल, सेकंड्स के अंदर। लेकिन मुझे लगता है बात सिर्फ लालच की नहीं है, डर भी तो एक बहुत बड़ा हथियार है। मैंने सुना है कि सोशल मीडिया पर जो वॉलेट वैलिडेशन वाले स्कैम चल रहे हैं, वे सीधे लोगों के डर से खेल रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इसे मनोविज्ञान में ऑथोरिटी बायस कहा जाता है। स्कैमर्स फेसबुक या टेलीग्राम पर अपने नाम के आगे ऑफिशियल सपोर्ट या एडमिन लगा लेते हैं, ताकि लोग उन पर भरोसा करें। हाँ, और फिर वो मैसेज भेजते हैं कि अगर भविष्य में माइग्रेशन या GCB पेमेंट चाहिए तो तुरंत अपना वॉलेट वैलिडेट करें, वरना आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो एक तरफ कुछ छूट जाने का डर, मतलब जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, और दूसरी तरफ किसी अधिकारी का कड़ा आदेश। ये दोनों मिलकर अच्छे खासे समझदार लोगों को भी अंधा कर देते हैं, है ना? बिल्कुल, वे हड़बड़ी में लिंक पर क्लिक करते हैं और फर्जी वेबसाइट पर जाकर अपनी चाबी सौंप देते हैं। और मैं यहाँ एक बात बता दूं, वो फर्जी वेबसाइट कोई मामूली पेज नहीं होता। हैकर्स असली ऐप के रंग, फॉन्ट, यहाँ तक कि लोडिंग एनिमेशन की भी हूबहू नकल करते हैं। आम इंसान के लिए फर्क करना नामुमकिन है। और इसके साथ वो एयर ड्रॉप वाले स्कैम भी होंगे, जहां मुफ्त पाई टोकन का लालच देकर पास फ्रेज मांगा जाता है। एग्जैक्टली, लालच और डर, बस यही दो बटन हैं जिन्हें हैकर्स दबाते हैं। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी डिजिटल खदान में चल रहे हैं, जहां हर कदम पर विस्फोट होने का खतरा है। तो ऐसे में सुरक्षा के उपाय क्या हैं? देखिए, सुरक्षा के उपाय तो बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन वे तभी काम करते हैं जब उनका कड़ाई से पालन हो। वेब डेवलपर्स का सबसे पहला और बुनियादी नियम यह है कि अपने 24 शब्दों को कभी भी किसी भी अनजान लिंक, बाहरी वेबसाइट या गूगल फॉर्म पर टाइप न करें। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब अगर कोई वेबसाइट बिल्कुल असली लग रहा है, फिर भी वहां टाइप क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि असली पासफ्रेज कभी भी किसी बाहरी ब्राउजर की खुली विंडो में नहीं डाला जाता। जब कोई व्यक्ति क्रोम या किसी बाहरी ब्राउजर में अपना पासफ्रेज टाइप करता है, तो उसे नहीं पता कि बैकग्राउंड में कौन सा कोड चल रहा है। जैसे कि कोई ट्रैकिंग कोड? हाँ, उन्हें कीलॉगस कहते हैं। ये छुपे हुए प्रोग्राम होते हैं जो कीबोर्ड पर दबाए गए हर एक अक्षर को रिकॉर्ड करके सीधे हैकर के सर्वर पर भेज देते हैं। मतलब किसी ने सबमिट बटन दबाया भी नहीं होता और उनके 24 शब्द हैकर तक पहुंच चुके होते हैं। बाप रे, मतलब टाइपिंग करना ही अपने आप में एक जोखिम है। लेकिन अगर मैं इसे फोन में टाइप नहीं कर सकती तो इसका बैकअप कैसे लूं? बहुत से लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं या अपने नोट्स ऐप में सेव कर लेते हैं। मुझे लगता था कि अगर फोन लॉक है तो स्क्रीनशॉट सुरक्षित होगा। ये शायद डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। क्लाउड सिंकिंग के इस दौर में कुछ भी सिर्फ एक डिवाइस तक सीमित नहीं रहता। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत क्या है? अगर मैं एक उदाहरण दूं तो क्या ये वैसा ही है जैसे मैंने अपनी तिजोरी का पासवर्ड एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया हो? सच कहूं तो ये पोस्ट कार्ड से भी बदतर है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक पोस्ट कार्ड को सिर्फ वही देख सकता है जो आपके दरवाजे के सामने से गुजरे, लेकिन जब कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो वो फोटो अक्सर गूगल फोटोज या iCloud पर ऑटोमेटिक बैकअप हो जाती है। हाँ, वो सिंक हो जाता है। और फोन में मौजूद कई ऐप्स जैसे कोई फोटो एडिटिंग ऐप या कोई मामूली सा गेम, उन्हें भी स्टोरेज एक्सेस दिया गया होता है। अगर कोई भी सर्वर ब्रीच होता है तो वो स्क्रीनशॉट रातों रात दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैकर की स्क्रीन पर फ्लैश हो सकता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर कोई इसे फोन में नहीं रख सकता, ईमेल में सेव नहीं कर सकता, तो ये शब्द सुरक्षित कैसे रहेंगे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समाधान बहुत ही साधारण है, लेकिन आज की पीढ़ी को अजीब लग सकता है। एक असली कागज का टुकड़ा और एक कलम। कागज और कलम? हाँ, इसे भौतिक रूप से कागज पर लिखकर एक सुरक्षित जगह जैसे बैंक के लॉकर या घर की किसी तिजोरी में रखना होगा। की रक्षा सबसे पुरानी तकनीक कर रही है। विरोधाभास तो है, पर इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तकनीकी कारण है। साइबर सुरक्षा में इसे एयर गैप कहा जाता है। एयर गैप? हाँ, मतलब जो चीज इंटरनेट से जुड़ी ही नहीं है उसे डिजिटल तरीके से हैक भी नहीं किया जा सकता। हैकर्स दुनिया के सबसे सुरक्षित सर्वर्स को भेज सकते हैं, लेकिन वह हजारों मील दूर बैठकर आपके डेस्क की दराज में रखे कागज के टुकड़े को स्कैन नहीं कर सकते। ये बात तो है, भौतिक दुनिया में हैकिंग काम नहीं करती। एयर गैप का सिद्धांत सच में बहुत मजबूत है, लेकिन एक सवाल उठता है। अगर मेरा पास फ्रेज कागज पर लिखा है और मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो मैं उस कागज से शब्दों को स्क्रीन पर कैसे लाऊंगी? अभी तो आपने कहा कि ब्राउजर में टाइप करना खतरनाक है। और यहीं पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा घेरा आता है, केवल आधिकारिक इकोसिस्टम का इस्तेमाल करना। मतलब सिर्फ पाई ऐप? हाँ, कोई भी लेन देन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक पाई ब्राउजर ऐप का ही उपयोग किया जाना चाहिए, और वहां भी सीधा URL जो wallet.py है, बस उसे एक्सेस करना चाहिए। क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर्स का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आधिकारिक ब्राउजर में ऐसा क्या अलग होता है? वो एक सैंडबॉक्स यानी बंद वातावरण तैयार करता है। जब वहां कोई पास फ्रेज डालता है तो डेटा किसी तीसरे पक्ष के सर्वर पर नहीं जाता, बल्कि सीधे ब्लॉकचेन के एन्क्रिप्टेड नोड से बात करता है। खुले इंटरनेट पर फिशिंग डोमेन का बहुत बड़ा खतरा होता है, जहां स्कैमर्स wallet.py की जगह कुछ मिलता जुलता नाम रख देते हैं जो नजर में नहीं आता। तो कुल मिला के तकनीक अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन अगर इंसान लालच या डर में आकर खुद ही मुख्य दरवाजा खोल दे तो कोई भी एन्क्रिप्शन उसे बचा नहीं सकता। बिल्कुल, डिजिटल सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी कभी भी कोड नहीं होता, वो हमेशा इंसान होता है। लालच हमारी तार्किक सोच को धुंधला कर देता है। अगर कोई ऑफर सच्चाई से परे लगे तो मानकर चलेंगे कि वो 100% स्कैम है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो GCV या $3,14,000 का जो आंकड़ा है वो एक बहुत बड़ा सामूहिक लक्ष्य हो सकता है, एक सपना जो लोगों को जोड़ रहा है। लेकिन अपनी डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित रखना कोई सामूहिक कार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हाँ, इस जिम्मेदारी को आप किसी सपोर्ट टीम के साथ साझा नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ पाई नेटवर्क तक सीमित नहीं है। भविष्य की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था, हमारी पहचान, हमारी संपत्तियां सब इसी नॉन कस्टोडियल सिस्टम पर आधारित होने वाली हैं। अपनी चाबी खुद सुरक्षित रखना भविष्य का सबसे जरूरी स्किल होगा। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है, अपनी डिजिटल तिजोरी का गार्ड खुद बनना। लेकिन इन सब बातों को सुनते हुए और इस पूर्ण सुरक्षा के मॉडल को समझते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन इतनी सुरक्षित है कि हैकर्स अंदर नहीं आ सकते, सब कुछ पूरी तरह से लॉक्ड है। लेकिन क्या होगा अगर वो कागज का टुकड़ा ही किसी वजह से नष्ट हो जाए? आप उस संपूर्ण सुरक्षा के सबसे बड़े अंधेरे पक्ष की बात कर रही हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने पूरे नियमों का पालन किया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, सिर्फ पाई ब्राउजर इस्तेमाल किया, पास फ्रेज कागज पर लिखकर तिजोरी में रख दिया। लेकिन फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ या घर में आग लग जाती है और वो कागज जलकर राख हो जाता है। हो, या उससे भी बुरा,
उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और वो अपना पासफ्रेज परिवार को सौंप ही ना पाए। एग्जैक्टली तब तो कोई वसीयत काम नहीं आएगी। अगर सिस्टम इतना अभेद्य है कि खुद बनाने वाले भी उसे नहीं खोल सकते तो क्या होगा? ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था का सबसे डरावना सवाल है। इसका मतलब है कि वो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए उस डिजिटल शून्य में कैद हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की ये जो संपूर्ण सुरक्षा है ये वास्तव में एक वरदान है, या अंततः ये उस संपत्ति के हमेशा के लिए नष्ट हो जाने का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है? सोचने वाली बात है कि क्या एक ऐसा सिस्टम जो इंसानी गलतियों को माफी नहीं करता वो वास्तव में इंसानों के लिए बना है? एक ऐसा गहरा सवाल जो शायद हम सबको तकनीक की सीमाओं और अपनी खुद की कमजोरियों पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।